और एक था हमारा पिछली क्लास में हमने अधिगम कैसे होता है, सीखना कैसे होता है, इस बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था कि सीखना किस तरह से हम कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो किस तरह से सीखता है और सीखने की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके साथ ही हमने सीखने के कुछ दृष्टिकोण, कुछ सिद्धांत हमने डिस्कस किए थे, जैसे सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सीखने का संज्ञानवादी दृष्टिकोण और सीखने का जो है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत संरचनावादी दृष्टिकोण। और हमने जब इनके बारे में चर्चा की थी तो ये भी जाना था कि सीखने के कुछ दृष्टिकोण हमें दिए गए हैं, कुछ जो हमारे मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा। और आज की क्लास में हमने जब पिछली क्लास जब छोड़ी थी तो हमने इसमें पिछली क्लास में हमने सीखना कैसे होता है इस महत्वपूर्ण बिंदु पर छोड़ी थी। और छोड़ने से पहले हमने कुछ सीखना कैसे होता है इसके कुछ 3 या 4 बिंदु हमने डिस्कस किए थे, जो मैं आज रिपीट कर रही हूँ उनको थोड़ा सा। जिसमें क्यूरियोसिटी पहला था, अगर क्योंकि लोग तब सीखते हैं जब वो किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। दूसरा हमने बात की थी रिस्पेक्ट की, सम्मान की, जिसमें कहा जाता है कि जब बच्चों के साथ या किसी व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है तो उसमें एक पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है और वो किसी भी चीज को या सिखाई जाने वाले किसी भी विषय को अच्छी तरह से सीख या समझ पाता है। तीसरी हमने बात की थी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की, कि हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं वो भी हमें सिखाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही हमने पिछली बार बात की थी फीडबैक की, प्रतिपुष्टि। फीडबैक होता है कि अगर आपने कोई काम किया है और उसका आपको खुद ये देखना कि या किसी और ने टेस्ट करना कि आपने कितना उसको सीखा है, तो वो कहलाती है प्रतिपुष्टि। और इसके फीडबैक के भी काफी सारे तरीके होते हैं जानने के, जैसे एग्जाम ले लेना या कोई सवाल कर लेना बीच में या किसी बिंदु पर पूछ लेना या क्वेश्चनिंग करना, किसी भी तरह से हम उसकी फीडबैक ले सकते हैं या खुद से भी आप अपना फीडबैक ले सकते हैं। और इसी क्रम में जो हम बात करते हैं सीखना कैसे होता है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के क्रम में अब नेक्स्ट क्रम जो है वो है एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वातावरण जो है सीखने का वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी व्यक्ति के या बच्चों के सीखने में। जब तक कि आपके पास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और एक आरामदायक सकारात्मक एनवायरनमेंट नहीं होगा, वातावरण नहीं होगा, तब तक जो है बच्चे या कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को नहीं सीख सकता। अब अभी क्लासरूम में अगर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर दूं तो क्लासरूम में कभी आपने देखा होगा कि जिस क्लासरूम में पंखे नहीं चलते होंगे, स्पेशली पढ़ाने के दौरान, क्लासरूम में टीचिंग के दौरान पंखे नहीं होते हैं या पानी की सुविधा नहीं होती है स्कूल में या लाइट की सुविधा नहीं होती है या लाइट की सुविधा होती है लेकिन वो आपके डेस्क पर नहीं पढ़ रही होती है, आपकी बुक्स उसमें दिख नहीं रही होती है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है पढ़ने में। तो ये जो चीजें होती हैं ये होते हैं एनवायरनमेंट, इस तरह का एनवायरनमेंट। जब आपके पास एक नकारात्मक एनवायरनमेंट होता है तो आप उसमें सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बार बार आपका जो ध्यान है, अटेंशन है, वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आपकी क्लास में अच्छे से क्लासरूम एनवायरनमेंट है, बच्चे अनुशासित हैं, लाइट की भी सुविधा है, आपके डेस्क भी अच्छी तरह से मैनेज हैं, आपकी क्लास में क्लासरूम ब्लैक बोर्ड भी है, लिखने की सुविधाएं भी हैं, खिड़कियां भी हैं, तो वो एक आरामदायक और एक सकारात्मक वातावरण जिसमें बच्चे जल्दी सीखते हैं। और जिस भी एनवायरनमेंट में, जिस भी क्लासरूम में इस तरह का एनवायरनमेंट होता है, जिस जैसा भी सकारात्मक एनवायरनमेंट होता है, वो इंसान या वो बच्चे जो है किसी भी विषय को सीखना जल्दी लेते हैं। इसके साथ ही अंतःक्रिया, इनकी इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन क्या होता है, जब आप दूसरों से बात करते हैं या अपने परिवार में लोगों से बात करते हैं या अपने शिक्षकों टीचर्स से बात करते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं किसी भी विषय को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी इश्यू को लेकर, तो वो होता है इंटरेक्शन, कि आप उनसे बातचीत करते हैं। तो सीखने में जो हमारा इंटरेक्शन होता है
चाहे वो किसी के भी साथ हो सकता है, अपने आपके दोस्तों के भी साथ हो सकता है, आपके शिक्षकों के भी साथ हो सकता है, और आपके जो हेल्पर्स हैं यानी कि आपके घर के परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ भी आपका जो इंटरेक्शन होता है वो भी आपको सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब तक आप किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, किसी से अपने सवाल नहीं पूछेंगे, किसी से अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, किसी से अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे, तो तब तक आप किसी भी चीज़ को आप सीख नहीं सकते। इसके साथ ही आपका रिहर्सल, जो कि आप पूर्वाभ्यास कहते हैं, ये भी जो है सिखाने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपने जो भी कुछ सीखा है उसको अगर आप दोबारा से रिपीट करते हैं या बार-बार उसका प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं दोबारा से इसको करने की, तो आप पहले से बेहतर ढंग से उस किसी भी चीज़ को सीख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई सवाल करने के लिए दिया जाता है या कोई कठिन इंग्लिश का कोई वोकैब्युलरी या कोई प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक ढंग से पढ़ने के लिए दी जाती है और आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं या सवाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको दोबारा से वो फिर से आपको कहा जाता है कि आप इसको बार-बार करिए। और जब आप उसको बार-बार उसका रिहर्सल करते हैं, आप उसके बार-बार पूर्वाभ्यास करते हैं, तो एक टाइम के बाद आप 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, लेकिन तीस चौथी बार, 5वीं बार आप अपने आप उस चीज़ को सीख जाते हैं। लाइक जैसे आपने जब आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कभी आपने देखा होगा या आप खुद भी प्राइमरी स्कूल से पढ़कर आए हैं, तो जब आपको स्लेट पर या तख्ती पर लिखवाने की कोशिश की जाती थी अक्षरों को, लाइक क कैसे लिखा जाता है, ख कैसे लिखा जाता है, तो आपको एकदम से नहीं लिखना आता था। आपको सबसे पहले क्या किया जाता था, आपको लिखवाया जाता था, उसके बाद आपका रिहर्सल करवाई जाती थी। आपको बार-बार डंडा लगाने की या अंकों को शब्दों को तोड़ने की, मरोड़ने की, इन सब को लेकर आपका एक पूर्वाभ्यास या रिहर्सल बार-बार रिपीट करवाई जाती थी ताकि आप उस चीज़ को जल्दी से सीख सकें। या जब आप पहाड़ी सीखते हैं, आप गिनती लिखना सीखते हैं, तब आपसे बार-बार उस चीज़ को रिपीट करने के लिए कहा जाता है कि 10 बार लिखो, 5 बार लिखो, 2 बार लिखो। तो ये सब क्या होता है? आपका रिहर्सल। तो कहने का मतलब ये कि जब आप किसी भी चीज़ को बार-बार करते हैं, आप किसी भी विषय को बार-बार सीखने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई भी सवाल करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको आसानी से और जल्दी से सीख सकते हैं। इसके साथ ही होता है इंस्टेंट रिवार्ड। इंस्टेंट रिवार्ड का मतलब होता है कि पुरस्कार देना। अब जब आप कोई भी काम अच्छा करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे आप घर में कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको एक पुरस्कार के रूप में शाबाशी दी जाती है, या आपके फादर जो आपको बोल देते हैं कि वाह मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया या मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये क्या होता है, आपका एक पुरस्कार होता है, एक रिवार्ड होता है जो कि आपको किसी काम के बदले में दिया गया। और इसी तरह से अगर हम क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करें या एजुकेशन की बात करें, तो अगर क्लास में कोई बच्चा अच्छा काम करता है या सही से अपना काम ठीक से करके लाता है, तब जब टीचर द्वारा उसको रिवार्ड दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, उसको क्लास में क्लैपिंग करवाई जाती है उसके लिए, या उसके लिए शाबाशी दी जाती है, कहा जाता है कि वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, इसने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो इसके बाद आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप उस काम को आप अच्छे से सीखते हैं और बार-बार उस पॉजिटिव एनर्जी के ज़रिए और अधिक आप में सीखने की जो एक क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती है। तो इंस्टेंट रिवार्ड देना भी जो है सीखने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और जब आप रिवार्ड देते हैं तो बच्चों में क्यूरियोसिटी आती है, एक उत्सुकता आती है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी अच्छा काम करूँगा या ये काम करूँगा या ये सीखूँगा, तो शायद मुझे फिर से एक प्रेज़ मिलेगा, मुझे रिवार्ड मिलेगा, शायद मुझे ट्रॉफी मिलेगी या पेंसिल मिलेगी। और रिवार्ड कुछ भी हो सकता है। वो रिवार्ड कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही रिफ्लेक्शन, विचारात्मक चिंतन हम इसको कहते हैं। अब जब सेल्फ इवैल्यूएशन की बात आती है, जब हम अपने कई बार हम कोई भी काम करते हैं, हम सपोज अगर आप कोई पेपर देख कर आए हो और आपने ये सोचा, अपने अंदर अपने मन में ये विचार आता है कि अगर मैं ये सवाल और अच्छे से करता तो शायद मेरे नंबर और भी अच्छे आ जाते या आ सकते थे, या मैं आप ये कभी कभी ये सोचते पेपर देने के बाद कि और मैंने ये सवाल ऐसे कर दिया और मैं मुझे ये ऐसे करना चाहिए था। तो जो अपना जो ये होता है सेल्फ इवैल्यूएशन, कि हम खुद का मूल्यांकन करते हैं, अपने आप का मूल्यांकन करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे आपने कोई प्रश्न खराब कर दिया है किसी पेपर में, तो आप सोचते हैं कि ये तो मुझसे गलत हो गया, मेरी यहाँ कमी रह गई, मुझे इसको इस तरह से करना चाहिए था, मुझे ये लैंग्वेज ऐसे लिखनी चाहिए थी, मुझे इस प्रश्न की इंट्रोडक्शन ऐसे देनी चाहिए थी, एंडिंग ऐसे देना चाहिए था। तो ये होता है सेल्फ इवैल्यूएशन, कि आप खुद का आत्म मूल्यांकन कर रहे हैं। और जब तक आप किसी विषय को सीखने के लिए अपना खुद का मूल्यांकन करते हैं, तो ये आपको बेहतर ढंग से बताता है, समझाता है कि आपकी कहाँ कमी रह गई है
और उस कमी को आप किस तरह से दूर कर सकते हैं, उस कमी को आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं। इसीलिए सीखने की दिशा में जो महत्वपूर्ण जो कदम माना जाता है या महत्वपूर्ण जो स्टेप माना जाता है वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होता है या खुद का मूल्यांकन भी होता है कि हमें हमारी कहाँ पर क्या कमी रह गई है, हमारे कहाँ पर क्या त्रुटि रह गई है, इस चीज को जानना भी हमारे सीखने में मदद करता है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ लर्निंग। अब अगर वैरायटी ऑफ लर्निंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपको कोई भी चीज एक ही ट्रेडिशनल तरीके से सिखाई जाती है या कोई भी चीज आपको एक ही तरीके से बताई जाती है तो आप उसमें कभी कभी बोरियत बच्चे फील करते हैं, आप खुद भी बोरियत फील करते हो। लाइक अगर क्लासरूम में एक ही बार लेक्चर वे मेथड से आपको पढ़ा दिया जाता है, बार बार 10 क्लास है, 10 क्लास में एक ही तरीका आपको दिया जाता है लेक्चर वे मेथड से, तो कहीं ना कहीं आप बोरियत फील करते हो कि बार बार वही चीजें रिपीट होनी, बार बार वही एक्शंस वही रिएक्शंस, तो इससे एक बोरियत फील होती है। लेकिन जब आप सीखने में अलग अलग चीजों को सीखते हैं या अलग अलग तरह से आप सीखते हैं तो उसमें नई नई चीजें ऐड होती जाती हैं और वो आप में क्यूरियोसिटी लेकर आती है और आप उसमें सीखना और उसको अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं। लाइक अगर स्कूल टाइम में आपने कभी अपने ऑब्जर्वेशन की होगी अपने स्कूल टाइम में कि जब कोई भी चीज कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक रोट वे लर्निंग से या फिर एक ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता था और बोला जाता था कि आप ये नोट करो, तो आप बड़े बोर हो जाते थे क्लास में कि ये बार बार लिखना, बार बार ब्लैक बोर्ड पे। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग तरीका ये ले आते हैं, उसको थोड़ा सा हम वैरायटी ये ले आते हैं आपके सीखने में कि आपको कहीं बाहर ले जाकर या किसी ट्रिप पर ले जाकर या किसी एक्सकर्जन टूर पर ले जाकर आपको वहां जाकर चीजें बताई जाती है, आपको समझाई जाती है, आपको डायरेक्ट चीजों से आपका ऑब्जर्वेशन करवाया जाता, तो वो एक वैरायटी ऑफ लर्निंग हो जाती है आपकी, क्योंकि आपको यह पता था कि आप एक जो सेटअप है, आपका एनवायरनमेंट है, पहले से जो चीजें चल रही हैं, घर से जो चीजें चल रही हैं, उसमें आप एक नई चीज आपको लगी कि आप बाहर गए दोस्तों के साथ, आपने वहाँ घूमे फिरे भी, आपने लंच भी किया, डिनर भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया, दोस्तों के साथ वहाँ गए, आपने नई नई चीजें देखी। तो एक ये होता है वैरायटी ऑफ लर्निंग कि आप अलग अलग तरीकों से चीजों को देख रहे हो, आप उन चीजों को समझ रहे हो। तो कभी कभी चीजों को जब तक हम एक ही चीज तरह से चीजों को सिखाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर बच्चे उन चीजों पे बोर हो जाते हैं और सीखना मतलब उनसे सीखा नहीं जाता है, वो सीखना कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सीखने का। लेकिन वहीं पर अगर आप नई नई चीजें आप नई नई टेक्निक से सिखाते हो, नई नई वैरायटी लेकर आते हो, आप बाहर लेकर जाते हो, आप प्रोजेक्टर से सिखाते हो या कोई मूवी के जरिए सिखाते हो या कोई वीडियो के जरिए सिखाते हो, चीजें बताते हो, तो वहां पर आपका एक वैरायटी ऑफ लर्निंग आप वहाँ पे करते हो, क्योंकि आपको अलग अलग चीजें जो है डिफरेंट तरीके से बताई जाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सीखने में विविधता होना जरूरी है। इसके साथ ही अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड की सूचना के अधिभार से बचे। कई बार क्या होता है कि हमें एक जो हमें सिखाना चाहिए हम वो उससे इतना हम चीज़ों को ऐड करते जाते हैं चीज़ों में, सिक्वेंस वाइज सीरियल वाइज जो भी आप कहें, कि जो हमारा मेन पर्पस होता है सीखने का वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और हम जो इधर उधर की जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा सीख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ, हम बात करें छोटे बच्चों की, तो अगर छोटे बच्चों को आप कोई मूवी दिखाते हैं, किसी भी लर्निंग मूवीज आपने दिखाई है, तो जो हम कभी कभी ये होता है कि बच्चे जो है जो अलग अलग चीजें हैं जैसे शरारतें करना, शैतानियां करना, उठापटक करना, चीजों को तोड़ना फोड़ना, ये भी चीजें जो है मूवीज में ऐड की जाती हैं, हालांकि ताकि इंटरेस्टिंग वे में बताया जा सके। लेकिन बच्चे अगर इन चीजों को सीख लेते हैं और बाकी जो हमारा जो मेन मोटिव होता है सिखाने का वो चीजों को नहीं कैच कर पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम बच्चों को एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमने कर दी। वहां पर हम जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो बच्चे नहीं सीख पाए, बल्कि जो हम नहीं सिखाना चाहते बच्चे वो सीख रहे हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन जो भी हमें सूचनाएं देनी है बच्चों को, जो सिखाना है बच्चों को, तो वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव फुल होना चाहिए कि हमें बच्चों को ये सिखाना है बस। इसके अलावा हमें वो चीज़ नहीं सिखानी चाहिए जो कि जिनका कोई बच्चों से कोई मतलब नहीं है या जो बच्चों की सराउंडिंग चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में हमने चर्चा की कि सीखना कैसे होता है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है या आपका जो नेक्स्ट सिलेबस में है वो है कि संदर्भ में सोचना और सीखना, कि हम किस तरह से जो है सीखते हैं। अब ये आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है। अब संदर्भ में सोचना क्या होता है कि जब हम संदर्भ की बात करते हैं, कॉन्टेक्सचुअल जो लर्निंग होती है, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, संदर्भ हम अक्सर यूज भी करते हैं इस शब्द को।
कहीं ना कहीं हम अपने क्लासरूम में भी यूज करते हैं, आप घर में भी यूज कर लेते हैं, आप दोस्तों से बातचीत के द्वारा भी यूज करते हैं। तो हम कहते हैं कि किस संदर्भ में सोच रहे हो, या हम किस संदर्भ में सोच सकते हैं। तो हम संदर्भ शब्द को बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन वाकई में संदर्भ होता क्या है, और ये संदर्भ में सोचना क्या चीज होती है, उसको कैसे हम सीखने में प्रयोग कर सकते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, और एक टीचर का रोल क्या होता है, हम इस पर अब चर्चा करेंगे। अब देखिए, जब हम कुछ भी सोचते हैं तो अक्सर हम यही कहते हैं कि हम किसी संदर्भ में सोचते हैं, हम किसी कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं। और हमारे चिंतन का हमेशा हम जो भी सोचते हैं उसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। हम बिना किसी चीज के या किसी ऑब्जेक्टिव के या किसी भी उद्देश्य के हम नहीं सोचते। सोचने के पीछे हमारा कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट जो है छुपा हुआ होता है, चाहे वो डायरेक्ट होता है या वो इनडायरेक्ट होता है। और हम इन संदर्भ को परस्पर संबंधित जो हमारी स्थितियां होती हैं या परिस्थितियां होती हैं, उनके रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, या हमारे साथ कोई भी घटना होती है, या हमने कोई चीज देख ली है, या हमने कुछ पूर्व एक्सपीरियंस किसी चीज का किया है, तो वो जो सारी चीजें होती हैं वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, और यही हमारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, यही हमारे संदर्भ होते हैं, जिसमें कुछ ऐसा होता है जो हमें आकर्षित करता है, जिसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, हमारे चिंतन को बढ़ाती हैं, हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस तरह से ये जो हमारा कॉन्टेक्सचुअल जो चिंतन है या थिंकिंग है वो काम करती है। अब इसके दो जो है स्कूल्स हैं, एक तो ट्रेडिशनल स्कूल और एक होता है मॉडर्न स्कूल। जो ट्रेडिशनल स्कूल है वो संदर्भ को कुछ वास्तविक या जो हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक, जैसे कोई भी घटना घटती है, कोई भी वस्तु होती है, या कोई भी कारण होता है, या कोई भी प्लेस होता है, उसके रूप में डिफाइन करता है कि हमारे साथ जो कोई चीज हमने देखी है, कोई ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, या कोई घटना हमारे साथ घट गई है, या कोई रीजन हमारे साथ हुआ है, कोई प्रॉब्लम हमारे साथ आई है, तो परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो कॉन्टेक्सचुअल साइकोलॉजिस्ट है वो उसको परंपरागत श्रेणी में रखते हैं। वहीं दूसरे एक मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट है या मॉडर्न जो थिंकर्स हैं, वो संदर्भ को इस अवधारणा में नहीं देखते। उन्होंने माना कि जो लोग या बच्चे जो हैं खुद को, जो स्वयं को बाहर से और बाहरी समझते हैं, वे इस संदर्भ में किस तरह से शामिल होते हैं उसको उसकी व्याख्या करते हैं, और संदर्भ को कितना महत्व और प्रासंगिकता देते हैं, या उनके दूसरों के साथ बातचीत और व्यवहार से कैसे झलकता है। तो ये दो स्कूल हैं जो हमारे कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग की बात करता है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल जो होता है वो घटनाओं को, ऑब्जेक्ट्स को, या प्रॉब्लम्स को या रीजंस को महत्वपूर्ण जगह देता है, जबकि जो मॉडर्न थिंकर्स हैं या मॉडर्न जो संदर्भ में सोचने वाले थिंकर्स हैं, वो ये दूसरों से बातचीत करने या हमारे व्यवहार में जो चीजें आ रही हैं, बदलाव आते हैं, उनमें उसको रखते हैं। इसीलिए हम संदर्भ का चिन्ह को किसी भी व्यक्ति, और कंक्लूजनली हम संदर्भ को किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना, किसी अन्य कारक या कारण, इन सबके व्यवहारिक मूल कारणों की जांच करने की संज्ञानात्मक आदत के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और वर्तमान या हम अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो विद्यालय, हमारे स्कूल लेवल के प्रत्येक स्तर पर, हम चाहे वो प्राइमरी स्तर हो, चाहे वो मिडिल स्तर हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, हम सभी पर संदर्भ का चिंतन करते हैं, संदर्भ पर सोचते हैं, और सीखने की गतिविधियों का या सीखने का उसी तरह से हम उपयोग करते जाते हैं। या हम अपने दैनिक जीवन में भी अगर आप बात करो तो कोई ना कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट हमारा रहता है जिसमें हम सीखते हैं। बिना संदर्भ के आप जो है या कोई भी व्यक्ति जो है नहीं सीख पाता। जैसे हम एक स्थिति में एक तरह से व्यवहार करते हैं और अगली स्थिति में हमारा व्यवहार जो है बदल जाता है। मान लीजिए अगर आपने आज कोई आपने सुबह सुबह घर से निकलने से पहले अपने भगवान के दर्शन कर लिए मंदिर में, तो आप पूरा दिन तो ये सोचोगे कि भगवान मेरी मदद करेगा, लेकिन बाहर, घर से बाहर आप निकलते हो, घर से बाहर जाने के बाद आपने कोई स्कूल देखा तो आप कहते हो कि ये मेरा स्कूल आ गया है, चलो अब तो पढ़ना है। तो इस तरह से जो है आपका जो कॉन्टेक्चुअल जो थिंकिंग होती है, कॉन्टेक्चुअल जो सोचना होता है, वो बदलता रहता है। आज कुछ है, कल 1 मिनट में, 1 सेकंड में कुछ है, 1 मिनट में कुछ होगा, 2 मिनट में, दूसरे मिनट में कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग जो है कॉन्टेक्चुअली उन पर व्यवहार करते हैं, और हमारा उन्हीं व्यवहारों पर हम सोचते हैं। अब जब टीचर जो है बच्चों को इस प्रकार पढ़ाने में सक्षम होते हैं कि बच्चे जो है अपने स्वयं के
संदर्भ या अनुभव के आधार पर अर्थ का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है, तब हम कहते हैं कि संदर्भगत चिंतन जो है वो सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लीजिए आपने सोशल साइंस का कोई सोशल साइंस में आपने पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, सभी बच्चों को पता है, तो उसमें हमने राइट्स हमारे, जैसे हमारा वोट देने का अधिकार है, हमने बच्चों को बताया कि वोट देने का अधिकार क्या होता है और वो कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बताने के बाद आप जब खुद उस चीज़ को रियलाइज करते हैं और जब आप वोटिंग करने जाते हो और वहाँ पर वो चीज़ें देखते हो, किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से लाइन लगती है, किस तरह से वोटिंग कार्ड आपका आता है, किस तरह से उसमें चेंजेस करवाए जाते हैं और किस तरह से वोट की जाती है, तो ये आप में एक व्यवहार परिवर्तन हुआ उस वोट वाले जो एग्जाम्पल को, जो आपने क्लासरूम में सीखा उसको सीखने के बाद। अब जब आप वहाँ पर खुद जो चीज़ें सीखते हैं तो वो कहा जाता है कि आपने संदर्भगत सीखा है, आपने कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग की है, क्योंकि आपको एक संदर्भ था कि आपने वोट कैसे किया जाता है, वोट देने का क्या लाभ होता है, वोट कैसे दिया जाता है। और जब आप उसको खुद एक्सपेरिमेंशियल चीज़ें करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो वो आपका संदर्भगत सीखना हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ यही नहीं देखते क्या वोट कैसे डाली जाती है, बल्कि वोट डालने के साथ साथ आप वहाँ के एनवायरनमेंट को भी देखते हैं, वहाँ बैठे हुए लोगों को भी देखते हैं, दूसरे लोगों को भी देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो होता है आपका संदर्भगत सीखना। अब संदर्भगत सीखना जो है हमारे जो लर्निंग है इसके को एक महत्वपूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग कर सकता है, हमारी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि बच्चे जो है दूसरे के संदर्भ को सोचते और समझते हैं और इस समझ का उपयोग अपने अधिगम को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। सपोज अगर आप किसी बच्चे को क्लासरूम में कोई सवाल करना नहीं आता है, तो अगर उसके साथ दूसरा बच्चा जो बैठा हुआ होता है वो सवाल को कर रहा है और आप उसको देखकर उसको सवाल को करने की कोशिश करते हैं, उस फार्मूला को लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप वहाँ से उस चीज़ को सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब आप दूसरों को सीखकर भी आप जो है अधिगम को बेहतर बना सकते हैं, सीखने को बेहतर बना सकते हैं। और ये जो सीखना होता है ये आपको एक अधिक स्ट्रॉन्ग और स्टिक जो है सीखना बनाता है। इसके अलावा जो टीचर्स को समस्या समाधान उपागम पर आधारित ऐसी बहुत सारी गतिविधियों को क्लासरूम में करवाना चाहिए जिसमें समस्या के संदर्भ पर विचार करने की जो आवश्यकता हो वो मैं। अब कई बार आपको जो प्रोजेक्ट कराए जाते हैं क्लासरूम में या स्कूल लेवल पर आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए होंगे, वो क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि आपके सामने एक समस्या रखी जाती है और वो समस्या रखने का यही रीज़न होता है कि आप उस चीज़ को जाने, पहचाने, उस चीज़ के बारे में अपने खुद आंकड़े इकट्ठे करें, वो समस्या क्यों हुई, कहाँ से हुई, किस तरह से आई, उसके समाधान के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कहाँ से क्या रीजंस आ सकते हैं, किस तरह से उसका समाधान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अधिगम को मजबूत करना, कि समस्या समाधान जब तक आपके पास कोई भी किसी चीज़ की समस्या नहीं होगी तब तक आप उसके समाधान के बारे में नहीं सोचोगे, और जब आपके पास सोचने की क्षमता आ जाती है और आपको कंक्लूजन मिल जाता है, आपको समस्या का समाधान मिल जाता है, तो आपको सीखना, फिर हम कह सकते हैं कि आपने सीख लिया। और इसके साथ ही बच्चे जो अपने प्रीवियस जो नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, अपने नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, संदर्भ को अपने अधिगम से जोड़ते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें आप अपने जो डेली लाइफ में जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं उनको जोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि विदाउट इन चीज़ों के जोड़े आप अपने जो न तो आगे की चीज़ों को सीख सकते हैं और न ही वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं आप उनको सीख पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आलोचनात्मक चिंतन है क्या होता है। सीखना और आलोचनात्मक चिंतन, और आलोचनात्मक चिंतन का सीखने में क्या रोल है और ये किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आलोचनात्मक चिंतन अब काफ़ी चर्चा में है, हम कई बार शब्द यूज भी करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, हम किसी चीज़ की आलोचना करते हैं, नहीं, किसी चीज़ की आलोचना करना या उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें कहना ये आलोचनात्मक चिंतन नहीं है। तो फिर आलोचनात्मक चिंतन क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन शब्द को कई दार्शनिकों और विचारकों द्वारा अपने तरीके से बार बार जो है परिभाषित करने का प्रयास किया गया, जिसमें जॉन डेवी ने अपने को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और जॉन डेवी ने इसको अपने स्वयं के खुद के प्रयोग और जो अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, अपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के आधार पर आलोचनात्मक चिंतन को जो है रचनात्मक चिंतन तक सीमित रखा, जबकि एडवर्ड ग्लेसर ने बताया कि आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में 3 चीज़ें शामिल होती है,
जब भी हम आलोचनात्मक रूप से सोचते हैं या आलोचनात्मक चिंतन जैसी कोई चीज कर रहे होते हैं, तो उसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। और वो कौन-कौन सी होती है? पहली है कि किसी के अनुभवों की सीमा के भीतर आने वाली समस्याओं और विषयों पर विचारशील तरीके से विचार करना और उसके समाधान को के बारे में सोचने का एक तरीका। मान लीजिए आपके एक दोस्त को कोई समस्या आ गई है और उसने उस समस्या का समाधान कर लिया। अब उस समाधान के बाद अगर आपके साथ कोई समस्या खड़ी हो जाती है, तो आप कोशिश करते हो कि उस चीज़ को रिकॉल करने की कि मेरे दोस्त के साथ ये समस्या आई थी, तो उसने उसका समाधान ऐसे किया। तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को अपनी समस्या से भी जोड़ने की कोशिश करते हो और इस चीज़ को देख और आप कोशिश करते हो कि ये समस्या का समाधान तो शायद मेरी समस्या में भी काम आएगा। तो एक दूसरों के समाधान को सोचना, दूसरों का समाधान जो निकला है किसी भी समस्या को लेकर, उस पर विचार करना कि क्या वो मेरे लिए भी सही हो सकता है, क्या उसके ज़रिए मेरी समस्या का भी समाधान हो सकता है। दूसरा होता है कि तार्किक जांच और तर्क के तरीकों का ज्ञान। और हम कोई भी बात कोई भी समस्या समाधान करते हैं, आप किसी भी चीज़ पर विचार करते हैं, तो उसमें एक लॉजिक होता है, कोई तर्क होता है जिस पर हम विचार करते हैं। हम उस पर अनेक प्रश्न उठाते हैं, हम उस पर कई सवाल खड़े करते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो एक लॉजिक है ये कि कोई भी चीज़ आप कोई भी काम करते हो तो उससे पहले आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, क्यों ऐसा, कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों होना चाहिए। तो ये सब क्या है? आपका चिंतन, आपके लॉजिक थिंकिंग, कि आप उन चीज़ों के बारे में अपने दिमाग में, अपने मन में चर्चा कर रहे हो कि किस लिए, क्यों, कैसे, कहाँ से, वो सारा आपका क्या है? लॉजिक, तर्क करना, जो आप खुद से करते हो। तो ये भी एक तरीका है। और तीसरा जो तरीका उन्होंने बताया आलोचनात्मक चिंतन करने का, वो होता है कि इसके पीछे कुछ स्किल्स होती हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हम लागू करते हैं, और उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमने आलोचनात्मक चिंतन किया। अब स्क्रीवन और पॉल ने आलोचनात्मक चिंतन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में डिफाइन किया है जिसमें हम अवधारणाओं, अपने जो हमारी बिलीव्स हैं, हमारे जो अजम्पशंस हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो लॉजिक्स होते हैं, या हम जो चीज़ों को देखकर हम जो सवाल खड़े करते हैं, या हम किसी भी चीज़ को जो इवेल्युएशन करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। इन सबका निचोड़ ही जो है हमारा आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। सपोज अगर हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर कि पहले सती हमारे इंडियन सोसाइटी में सती प्रथा थी। हम इस एग्जांपल को अगर आलोचनात्मक चिंतन के जरिए से देखें तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं, ये क्यों थी, कहाँ से आई, क्यों है, हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स होना चाहिए, उनको सती क्यों बनाया जाता था, किस लिए बनाया जाता था। तो ये सब क्या है? आप चीज़ों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में सवाल उठते हैं, प्रश्न खड़े होते हैं, आप उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो। तो ये सब क्या है? आपका आलोचनात्मक चिंतन। और इन सब के करने के बाद जब आप किसी एक कंक्लूजन पर चले जाते हो, आप एक किसी निष्कर्ष पर चले जाते हो, तो वहाँ पर आपका जो आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। अब आलोचनात्मक चिंतन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले की आलोचनात्मक चिंतन जो है प्रश्न उठाता है। लाइक मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब एग्जांपल दिया आपको सती प्रथा को लेकर, तो सती प्रथा को लेकर आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं, तो वो भी आलोचनात्मक चिंतन की एक विशेषता है, क्योंकि आपके मन में प्रश्न खड़े हुए। तो आलोचनात्मक चिंतन की पहली विशेषता क्या है? प्रश्न उठना, प्रश्न खड़े होना, सवाल करना, सवाल प्रश्न करना, प्रश्न पूछना, जो कि किसी भी समस्या को या किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखती है। और जब हमारे पास सवाल होते किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम ये श्योर होते हैं कि हमारे सामने ये समस्या है, उसका हमें समाधान इस तरह से करना है। दूसरी विशेषताएं हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना। जब आपको ये पता है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में प्रश्न उठते हैं, तो आप यहाँ वहाँ दौड़ते हो, गूगल सर्च करते हो, अपने घर वालों से पूछते हो, पेरेंट्स से पूछते हो, अपने टीचर्स से बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने पीयर्स में बात करते हो, और लोगों से बात करते हो। तो ये सब क्या है? जानकारी इकट्ठा करना। तो आलोचनात्मक चिंतन की दूसरी विशेषता ये है कि हम इसमें जानकारी इकट्ठा करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी समस्या को लेकर। और इसमें हम अमूर्त विचारों या अब्स्ट्रैक्ट जो हमारी थिंकिंग होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि अब हम अब्स्ट्रैक्टली चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हमारे सामने वो चीज़ नहीं भी होती है, हमें हमारी जो सेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हमारे सेंसेस से, फिर भी हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं।
तो ये भी हमारा एक आलोचनात्मक चिंतन की विशेषता है कि हमारे सामने चीजें नहीं होती हैं, फिर भी हम उन चीजों के बारे में प्रश्न खड़े करते हैं, सोचते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन की तीसरी विशेषता है विश्लेषण करना और मूल्यांकन के लिए तर्क कौशल का प्रयोग करना। अब आलोचनात्मक चिंतन में हम विश्लेषण क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं कि हमारे पास जो समस्या है और जो प्रश्न है उनको हम फिट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये समस्या, जो हमारे प्रश्न है और जो हमारी जो समस्या है, इनमें से कौन सा प्रश्न और कौन उसका समाधान जो है हमारी उस समस्या पर फिट बैठेगा। उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर दोनों चीज़ों को, समस्याओं को और प्रश्नों को और उसके समाधान को। और इसके साथ ही हम ये एक मूल्यांकन पर पहुँचने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए ये समस्या है और ये हमारे प्रश्न हैं, तो इनमें से हम किस तरह से उन प्रश्नों को अपनी समस्या से जोड़कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो विशेषता है आलोचनात्मक चिंतन की, वो है किसी भी समस्या पर उसके संदर्भ में चिंतन और विचार करना। मतलब आप जब किसी भी विषय पर कोई भी चिंतन करते हो और विचार करते हो, तो वो भी आलोचनात्मक चिंतन की एक विशेषता बनती है। दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना और समाधान खोजने के लिए योजनाएं बनाना। आप जब दूसरों से जब कोई भी आपके पास कोई समस्या होती है या कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आती है, कोई भी विचार आता है, तब आप जब दूसरों से बात करते हो और उसके बात करने के बाद आप अपने समाधान खोजने की तरफ जाते हो, तो ये भी आलोचनात्मक चिंतन की एक विशेषता है। समस्याओं के नवीन समाधान खोजना, और इसके साथ ही आलोचनात्मक चिंतन में हम समस्याओं के नवीन समाधान खोजते हैं, क्योंकि हर किसी के पास जो समस्या होती है वो हर किसी की एक यूनिक समस्या होती है। हम अपनी समस्या को सामान्यीकृत नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों की हर बच्चे की समस्या अलग है और उस समस्या का अपना एक अलग प्रकृति है, अलग नेचर है, और उस समस्या के अलग प्रश्न है, उस समस्या के अलग कंक्लूजन है। तो हम इस तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते। हर समस्या का जो भी समाधान निकलता है अलग अलग लोगों को, अलग अलग लोगों से लेकर या बच्चों से लेकर, तो वो एक नवीन समाधान खोजता है। तो ये एक आलोचनात्मक चिंतन की विशेषता है। इसके साथ ही आलोचनात्मक विचारक जो है बनने में एक बच्चे को समस्या की पहचान करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो समस्या है, एक स्पेसिफिक ये समस्या है और इसकी समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ से मुझे जो जानकारी इकट्ठी करनी है, यहाँ से मुझे अच्छी जानकारी, मतलब स्टिक जानकारी मुझे मिल सकती है, और हम विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और कई राय ले सकते हैं। और ये स्रोत कोई भी हो सकते हैं, आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके घर परिवार के लोगों से बातचीत भी हो सकती है, आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो, गूगल से भी कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी कर सकते हो। तो आप जानकारी इकट्ठी आप कहीं से भी कर सकते हो। इसके साथ ही हम लोगों से राय ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो विभिन्न तरह के विचार और दृष्टिकोण को हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग विचार होता है, दृष्टिकोण होता है, और जब हम अलग अलग दृष्टिकोण से, विचारों से को जानने की कोशिश करते हैं या बात करते हैं, तो हमें हर इंसान से एक नया विचार मिलता है, एक नया दृष्टिकोण मिलता है। बच्चों को देखना चाहिए कि सूचना का स्रोत विश्वसनीय है या सूचना प्राप्त है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो आप सूचनाएं ले रहे हो वो आपकी समस्या के समाधान के लिए जरूरी है, या हम ऐसे ही हाथ पैर मार रहे हैं, या हमारे पास जो समस्याएं इकट्ठी हो रही है, जो सूचनाएं इकट्ठी हो रही हैं, वो हमारे एक्यूरेट भी हैं या नहीं है। इसके बाद बच्चों को समस्या का विश्लेषण और चिंतन करना चाहिए, समस्या पर सोचना चाहिए, उसका समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। विश्लेषण के बाद बच्चों को दिए गए तर्कों की भी जांच करनी चाहिए, ताकि उनकी वैधता को हम सुनिश्चित कर सकें। अब वैधता कैसे सुनिश्चित होती है? अगर आपके पास कोई समस्या है और आपने उसका समाधान खोज लिया है, तो डेफिनेटली वो आपकी वैधता को बताता है कि आपने उस समस्या को खोजा और ये प्रश्न जो थे, ये जो जानकारियां थी, वो आपकी समस्या के लिए बिल्कुल सही रही और आपका कंक्लूजन जो है बिल्कुल सटीक निकला, आप बिल्कुल अपनी समस्या का समाधान कर पाए। इसके साथ ही इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए जब बच्चे समस्याओं के बारे में सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, तो ये जो आलोचनात्मक चिंतन है वो बच्चों में कई प्रकार से सहायता कर सकता है। वो सहायता कैसे होती है कि आलोचनात्मक चिंतन बच्चों को अपनी सोच और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। मतलब अगर आप किसी भी चीज को लेकर, किसी भी विषय को लेकर आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, तो ये आपकी सोच को सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है, आपकी सोच मैच्योरिटी की तरफ चली जाती है।
इसके अलावा बच्चे जो है तार्किक रूप से सोचना सीखते हैं। इसके ज़रिए आलोचनात्मक चिंतन के ज़रिए बच्चे जो है लॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं। हर चीज़ से पीछे उसके लॉजिक को ढूँढना शुरू करते हैं। ये ऐसा क्या रीज़न थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस तरह के वो चीज़ों को करना शुरू करते हैं। इसके साथ ही वो एक अपने जो डिसीज़न है उस समस्या को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, वो डिसीज़न लेने में सक्षम बनते हैं, मजबूत बनते हैं। अगर कोई अगली बार कोई समस्या आती है तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अगली आने वाली फ्यूचर में आने वाली या भविष्य में उनके सामने जो भी समस्याएं आएंगी उनका वो आसानी से समाधान कर सकता है। इसके साथ ही आलोचनात्मक चिंतन जो है बच्चों को काफी तर्कसंगत बनाता है और वे अपने जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, राजनीतिक जो हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन पर भी वो आसानी से सोच सकते हैं। और समाज में चलने वाली ये विभिन्न प्रकार की जो भी हमने बात की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समस्याएं जो हमारे समाज में चल रही हैं उनका भी वो समाधान कर सकते हैं, कर पाते हैं आलोचनात्मक चिंतन के जरिए। अब इसमें हम बात करते हैं कि आलोचनात्मक चिंतन के विकास में या उसको विकसित करने में शिक्षक का क्या रोल हो सकता है। तो शिक्षक का रोल है कि शिक्षक जो है मौजूदा जो हमारे बिलीफ्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं या हमारे जो धर्म से चली आ रही परंपराएं हैं उन पर बच्चों को सवाल उठाने और चुनौती देने के लिए हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर सोसाइटी में कोई ऐसा गलत ट्रेंड मौजूद है जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम बच्चों को टीचर्स बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। हम मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को कि आप अगर ये गलत ट्रेंड चल रहा है सोसाइटी में, गलत चीज़ें ऐसी हो रही हैं सोसाइटी में, तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। सपोज अगर आज सोसाइटी में काफ़ी मोरल वैल्यूज़ का हम काफ़ी लैक देखते हैं कि मोरल वैल्यूज़ बच्चों में है ही नहीं। अभी आप न्यूज़पेपर उठाओ या कोई भी समाचार सुन लो तो हर जगह यही मार पिटाई, मार धाड़, तो ये क्यों है सोसाइटी में? क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज मूल्यों की कमी है। तो अगर हम मूल्यों को दोबारा से हमें स्थापित करना है सोसाइटी में, बच्चों को हमें वैल्यू एजुकेशन देनी है, तो हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप जो चीज़ें गलत हो रही हैं आप उन पर सवाल खड़ा करिए, आप उन पर बात करिए, आप उनको दूर करने की कोशिश करिए। हम यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए। दूसरा, टीचर्स जो हैं बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है बच्चों को दे सकते हैं जो उनकी सोसाइटी की समस्याओं से रिलेटेड होते हैं। हम बच्चों को कह सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट देकर, अगर पानी घर में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तो बच्चों को कह सकते हैं कि आपको अपने सोसाइटी में पानी की समस्या पर ये प्रोजेक्ट बनाकर लाना है और कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कहाँ से आपने डेटा इकट्ठा करना है, कैसे समाधान करना है, किन लोगों से बातचीत करनी है। तो ये जो स्टेप्स होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, हम इस तरह से आपको शामिल कर सकते हैं। शिक्षक जो है बच्चों को इस प्रक्रिया में शामिल करके अपने आलोचनात्मक चिंतन का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को पूछताछ के अवसर दिए जा सकते हैं, लाइक जैसे सवाल करना, सवाल प्रश्न पूछना, बच्चों से टीचर्स से सवाल करना या अपने पीयर ग्रुप में सवाल करना या घर वालों से सवाल करना या अपने बाहर के लोगों से, सोसाइटी के लोगों से सवाल पूछना। आप इनके जरिए भी जो है हम कह सकते हैं कि बच्चे जितना हो सके आप सवाल करिए, प्रश्न करिए, किसी भी चीज़ को जो आपके सामने रखी गई है उसको एज इट इज़ मत एक्सेप्ट करिए। कोई भी अगर लगता है कि चीज़ गलत है तो उसके बारे में आप प्रश्न पूछो, क्यों है, कैसे है, किस लिए, क्यों होगा। तो अगर इस तरह से आप सवाल टीचर्स बच्चों को अवसर देते हैं प्रश्न पूछने के, तो हम बच्चों में जो आलोचनात्मक चिंतन का विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही बार बार बच्चों के जो काम करते हैं उनको हम मूल्यांकित कर सकते हैं। और जब बच्चे कोई भी काम करके लाते हैं या किसी भी चीज़ प्रोजेक्ट पर काम करके लाते हैं तो हम हर स्टेप पर बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं, हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और बार बार उनको बता सकते हैं मूल्यांकन करते हुए कि आपने यहाँ गलती की, आपको यहाँ ऐसे करना चाहिए था, आपने यहाँ पर ये कमी छोड़ दी, आप इस कमी को ऐसे दूर कर सकते हैं। तो हर कदम पर बच्चों का जो है बार बार मूल्यांकन टीचर्स कर सकते हैं ताकि उनमें हम आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकें। इसके साथ ही बच्चों को कैसे करें ना बता के उनको श्रम करने देना। अभी आलोचनात्मक चिंतन में एक ज़रूरी जो बात होती है वो ये है कि टीचर्स को कभी भी बच्चों को ये नहीं बताना चाहिए कि कैसे करें, क्योंकि हम टीचर्स जो है सिर्फ एक गाइड करता है आपको, आपका मार्गदर्शक होता है, वो आपको एक नियंत्रण करने वाला या डिक्टेटर नहीं होता। वो सिर्फ आपको ये गाइड करता है कि आपको कैसे करना है। और करना किसने है? बच्चों ने। सिर्फ बच्चे करेंगे। आपको बच्चों को जहाँ पर कोई
कमी फील होती है या कुछ नहीं समझ आता है, तो वहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। लेकिन सारा काम बच्चों पर ही छोड़ देना चाहिए, बच्चों को ही करने देना चाहिए। उनको गाइड करना चाहिए, ना कि उनको नियंत्रित करके अपने हिसाब से चलाना चाहिए। इसके साथ ही जानकारी इकट्ठी करने के लिए शुरुआती बिंदुओं के रूप में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करने देना चाहिए। अब हम अपने दैनिक जीवन में, अपने घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, सोसाइटी में, स्कूल में कोई ना कोई हम एक ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें रोज होता है। और जब हम इन अनुभवों का यूज अपने जो आलोचनात्मक चिंतन है या किसी भी समस्या में है, वहाँ पर उसका यूज करते हैं, और यूज करने की जब बच्चों को छूट दी जाती है, तो वो अपने उन अनुभवों का प्रयोग जो है आलोचनात्मक चिंतन में करके हम बच्चों को उनमें वो क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही वैकल्पिक समाधान उत्पन्न करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षकों को बच्चों के साथ ऑप्शनल जो सॉल्यूशन है वो भी रखना चाहिए। मान लीजिए अगर बच्चे सब कुछ कर लिया बच्चों ने और आपकी समस्या फिर भी सॉल्व नहीं हुई, तब उसका एक वैकल्पिक सॉल्यूशन भी हमें बच्चों को देना चाहिए, ताकि बच्चे उस वैकल्पिक सॉल्यूशन की तरफ जाकर अपनी समस्या का समाधान निकाल सके और आलोचनात्मक रूप से उस चीज की तरफ सोच सके। अब है सीखना और सृजनात्मक चिंतन। अब सृजनात्मक चिंतन सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें इस विषय में हम बात करेंगे कि सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, सृजनात्मक सीखना क्या होता है, और वो सीखने से या लर्निंग से किस तरह से जुड़ा हुआ है। अब सृजनात्मकता, अब कई बार आप बात करते हैं कि ये तो बड़ा क्रिएटिव है, छोटे बच्चे अगर कुछ बना देते हैं किसी भी पेपर के ऊपर, या कोई ड्रॉ कर देते हैं, या कोई पेपर कागज से कुछ बना देते हैं, तो अक्सर हमारे मुंह से निकलता है कि अरे ये तो बहुत क्रिएटिव है, ये तो बहुत सृजनात्मक है। तो लेकिन सृजनात्मकता क्या होती है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, स्पेशली एक शिक्षा के क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। तो सृजनात्मक एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी सोच है, ऐसा तरीका होता है जिसे सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन कहा जाता है। सृजनात्मकता का सामान्य अर्थ होता है मौलिकता, यानी कि ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी से लगाया जाता है कि अगर कोई चीज ओरिजिनल की जाती है, मौलिक होती है, तो हम कहते हैं कि वो सृजन किया उसने, या वो चीज सृजित हुई है। इसके साथ ही अब हम सृजनात्मक की जब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी सृजनात्मक चिंतन को लेकर, कि जब कोई बच्चा या व्यक्ति परंपरागत लीक से हटकर, जो हमारी पहले से चीजें चली आ रही हैं, ट्रेडिशनल चीजें हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं, या हम जो ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, उस लीक से हटकर किसी वस्तु की रचना करता है, या कोई नवीन विचार देता है, अथवा किसी गूढ़ समस्या का समाधान करता है, तो उसे सृजनशील की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उसने परंपरागत लीक से हटकर वो चीजें सोची हैं, उस परंपरागत लीक से हटकर वो चीजें निर्मित की हैं, बनाई हैं, उसके बारे में सोचा है। इसलिए सृजनात्मकता जो है व्यक्ति के अंदर विद्यमान उस रचनात्मक प्रवृत्ति की एक योग्यता को कहा जाता है, जिसके जरिए वो नई नई चीजों का नवीन ढंग से खोज करता है, रचना करता है, उसका निर्माण करता है। इसके अलावा सृजनात्मकता जो है, सृजनशील बालकों में एक सामान्य गुण होते हैं, उनमें न कोई मौलिकता का गुण होता है, वरन उनमें मौलिकता, प्रवाहमयता, प्रेरणात्मकता, संयमता की योग्यता भी पाई जाती है। इसके साथ एक जो थर्स्टन है, मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको बता दूं, थर्स्टन जो है, ये वो के अनुसार वो सभी कार्य सृजनात्मक है जिनका हल अचानक प्राप्त हो जाता है, या इस प्रकार का हल जो है विचारक के लिए सदैव नवीनता लिए होता है, यद्यपि वो विचार जो पूरे समाज के लिए नया नहीं हो सकता। अगर आप किसी बच्चे ने, किसी व्यक्ति ने कोई नई चीज का निर्माण किया, कोई नया विचार दिया है, या कोई लीक से हटकर कोई काम किया है, कोई तरीका दिया है, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है, वो बच्चा जो है सृजनशील है, उसमें सृजनशीलता का गुण है। इसके साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि सृजनशीलता के कुछ प्रोसेस हैं, या उसके कुछ स्टेप्स हैं सृजनशीलता के, सृजनात्मकता के। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है परसीविंग द प्रॉब्लम। सृजनशीलता का सबसे पहला जो कदम है, उसमें हमें समस्या का पता होना चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक प्रक्रिया की शुरुआत ही किसी भी समस्या के प्रत्यक्षण से होती है, किसी भी समस्या को समझने से होती है, और एक ऐसी असामान्य समस्या की पहचान से प्रारंभ होता है जिसे सामान्य व्यक्ति जो है नहीं समझ सकता। मतलब हमारे सामने रोज कोई ना कोई समस्या आती है,
और हम उनको, लेकिन कई बार हम उन्हें नहीं पहचान पाते। लेकिन एक सृजनशील व्यक्ति जो होगा वो उस जो डेली की जो चीजें चली आ रही है उनमें से कुछ ऐसी चीज को ढूंढ लेगा जो हमें नहीं समझ आई और जो हमें नहीं पता चली। इसके साथ ही मॉडिफाइंग द प्रॉब्लम, समस्या को परिवर्तित करना। इस दूसरे सोपान में समस्या के प्रत्येक संभव पहलू का अध्ययन करने के लिए समस्या में परिवर्तन लाया जाता है। और यहाँ परिवर्तन जो कई तरीकों से ला सकता है, जैसे समस्या को एक्सपैंड करके, उसके विपरीत जाके, या उसको अधिक ठोस बनाकर, या उसके बारे में अलग ढंग से सोचकर उसके विभिन्न पहलू का वो जो है अध्ययन कर सकता है। इसके साथ ही निर्णय को वो सस्पेंडिंग द जजमेंट, इसमें क्या है कि निर्णय को वो निलंबित करता है। इस चरण में व्यक्ति जो समस्या को परंपरागत निर्णय को निर्भीक होकर निलंबित कर देता है। उसको डर नहीं होता कि अगर मैं इस समस्या का समाधान नहीं निकालूंगा या मुझे इतना टाइम लगेगा तो ऐसा हो जाएगा। वो अपने जो समस्या उसको डिले करता रहता है। हालांकि कई बार जब कई बार बच्चों के सामने कोई समस्या आती है तो फटाफट से खोजने की कोशिश करते हैं कि कैसे समाधान करूं, कैसे सवाल करूं, कैसे इसका आंसर दूं। लेकिन जब आप उसका डिले करते हैं तो डिले करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो चीज़ नहीं आई। डिले करने का मतलब होता है कि सृजनशील व्यक्ति वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि इसमें क्या हम कुछ नया देख सकते हैं, इसमें हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, क्या कुछ नया ढूंढ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इंक्यूबेशन इफेक्ट, उद्भवन प्रभाव। अब जब कई ढंग से कोशिश करने के बाद भी किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता है, या काफ़ी सारे तरीके अपनाने के बाद भी हम समस्या का समाधान नहीं कर पाते बच्चे, तो हम आराम से बैठ जाते हैं कि चलो छोड़ो, बाद में देखते हैं, हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने दिमाग को वहाँ पे रेस्ट देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, और लेकिन वो चीज़ें हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। आप कभी भी ऑब्जर्वेशन करना, जब आपके पास कोई ऐसी समस्या आती है, आप बच्चों के पास कोई ऐसी समस्या आती है जो जिसका समाधान करते करते आप थक जाते हो लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलता, तब आप क्या करते हो? आप आराम से बैठ जाते हो। सपोज आपने कोई बुक जो है रख कर आप भूल गए, घर में आपकी कोई बुक थी, आपने कहीं रख दी और आप भूल गई। आपने हर जगह हाथ पैर मार लिया, आपने अलमारी में भी देख ली, आपने अपने कंप्यूटर के ड्रॉवर में भी देख लिए, आपने बाहर भी देख ली, अंदर भी देख लिया, हर जगह आपने देख लिया, लेकिन आपको वो बुक नहीं मिली। लेकिन उसके बाद आप आराम से शांति से बैठ जाते हो कि चलो छोड़ो, देखते हैं बाद में। लेकिन उस दौरान क्या होता है, आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो माइंड होता है वो आप में चल रहा होता है, आपके दिमाग में वो बातें घूम रही होती हैं कि मैंने यहाँ रखी होगी, मैंने वहाँ रखी होगी, मैंने ये किया होगा। तो अचानक से आपके जब दिमाग में आता है शायद मैं वहाँ देखूँ क्या पता मैंने वहाँ रखी हो अपनी किताब, तो आप क्या करते हो? आप तुरंत उठते हो और वहाँ जाकर अगर आप देखते हो तो आपको आपकी किताब मिल जाती है, तो ये आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये होता है इंक्यूबेशन, कि आराम से बैठने के बाद जब आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों पर विचार कर रहा होता है और अचानक से आपको लगता है कि वहाँ पर ये होगा, आराम करने के बाद आप एकदम से अपने समस्या की तरफ बढ़ जाते हो, चले जाते हो, तो वो हो जाता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड, कि आपने आपके सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में अचानक से विचार आया। वो एक पीरियड होता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। और इसके बाद इस अवस्था में व्यक्ति जो है चिंतन को नहीं करता है, बल्कि वो आराम से बैठ जाता है, रेस्ट लेता है। और उसके बाद जब वो अपने प्रॉब्लम को देखता है, समझता है, और अचानक से वो उसका समाधान पा जाता है। इसके बाद है स्टिकिंग विद एन आइडिया, किसी एक विचार में बंध जाना। अब इस अवस्था में सृजनात्मक चिंतक जो होता है या विचारक जो होता है, किसी एक ऐसे विचार पर आकर एक कैसे बंध जाता है जिसे वो पूरा करना चाहता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपकी बुक खो गई है और आप आराम से बैठ जाते हो और आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अचानक से विचार आता है कि आपने वो किताब तो वहाँ रखी है। तब आपने उस विचार से अचानक जुड़ जाते हो कि हाँ, मैंने वो किताब वहीं रखी है। अब एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो उस दौरान कि मेरी किताब वहाँ पर रखी है। तो ये होता है कि विचार से बंधना, उस टाइम पर का जो विचार था वो आप उससे बंध गए, और जब आप उस किताब को वहाँ ढूंढने गए तो आपको वो किताब वहाँ मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये कि इस चरण में सृजन व्यक्ति जो होता है, सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है, वो अपने एक विचार से बंध जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है और वो उसी को करना पसंद करता है। इसके अलावा परिणाम की अटकलबाजी। अब इस सोपान में, इस चरण में व्यक्ति जो है, बच्चे जो अपनी समस्या के संभावित परिणाम का अंदाजा लगाते हैं। अब अंदाजा लगाना क्या होता है? अंदाजा लगाना यही
किताब गुम हो गई तो आपने अंदाजे लगाए, आपने यहाँ रखी है, आपने कंप्यूटर के ड्रॉअर में रख दी होगी, आपने अलमारी में रख दी होगी, आपने भाई के रूम में छोड़ दी होगी, या आपकी मम्मी ने कहीं रख दी होगी, आपकी मम्मी ने कहीं किसी को दे दी होगी। तो ये क्या है? अजम्पशन। आप जो है उनके बारे में, उनके परिणामों के बारे में क्या लगा रहे हो? अटकलबाजी, अंदाजा। तो इस चरण में जो है बच्चे जो है अटकलबाजी करते हैं परिणाम के बारे में, मतलब अपने अंदाजे लगाते हैं। उसके बाद क्या है? सिलेक्टिंग द बेस्ट कंक्लूजन। अब जब ये आप अंदाजे लगा लेते हैं इस दौरान, तब उसके बाद उसके बाद व्यक्ति क्या करता है? जो हमें लगता है स्टिक कंक्लूजन होगा या स्टिक जो हमारा जो अंदाजा होगा, हम उस पर काम करते हैं, और उस काम को जब हम करते हैं या उस अंदाजे को हम पर काम करना शुरू करते हैं, तब हमारा एक निष्कर्ष हमें मिलता है। हमें बुक मिल गई, बुक मिलना हमारा क्या हुआ? निष्कर्ष हुआ। तो हम उस बेस्ट कंक्लूजन को अपनी उस चीज को ढूंढने में लगाते हैं। तो इस चरण में हम क्या करते हैं? उत्तम निष्कर्ष का चयन करते हैं। उस उत्तम जो अंदाजा है उसका चयन करते हैं कि ये अंदाजा जो है बिल्कुल ठीक है, और उस अंदाजे को लगाने के बाद मेरी किताब मुझे मिल ही जाएगी। इसके बाद जो है अपने लिए जो निर्णय हम लेते हैं, या बच्चे जो निर्णय लेते हैं, उनको हम फ्लेक्सिबल बनाते हैं। मतलब जो हमने डिसीजन लिया है उसको हम फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। कोई भी जो लोगों द्वारा जो, चाहे आप लोग उसका विरोध करें, या आपके घर में आपकी मम्मी डांटे कि आपने यहाँ क्यों किताब क्यों रखी, यहाँ कैसे हो सकती है, आपका भाई डांटे कि यहाँ पे किताब थोड़ी होगी, तो मेरा रूम है, आप उसकी चिंता नहीं करते हो, बल्कि आप फ्लेक्सिबल होकर चीज़ों पर काम करते रहते हो, आप उस पर विचार करते रहते हो। इसके साथ ही एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। जो सृजनशीलता है उसका जो अगला चरण है वो ये होता है कि हम अनिश्चितता को भी इसमें स्वीकार करते हैं, कि कोई चीज़ अगर मुझे आपको अच्छी नहीं लगी, या आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, या आपको ख़राब लगी, तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिली तो नहीं मिली, फिर देख लेंगे, या वहाँ नहीं है तो वहाँ मिल जाएगी। तो ये क्या है? आप उस अनिश्चितता को भी, अनसर्टेनिटी को भी वहाँ पर पसंद करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो ये कुछ चरण थे जो हम सृजनात्मकता के देखते हैं। इसके अलावा सृजनात्मकता के कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पहलू हैं, और वो पहलू क्या है? पहला फ्लुएंसी, धारा प्रवाहिता। धारा प्रवाहिता, फ्लुएंसी जैसे नाम से पता चलता है कि अनेक तरह के विचारों की खुली अभिव्यक्ति। इसके लिए सृजनात्मक चिंतन के लिए, या सृजनात्मक व्यक्ति जो सृजनशील व्यक्ति होता है, उसको उसके जो विचार होते हैं वो हर तरह से सोचता है, खुले विचार होते हैं उसके, वो हर तरीके से सोचता है, उसकी नेगेटिव भी सोचता है, पॉजिटिव भी सोचता है, हर तरीके से उसकी चीज़ों को सोचता है। वो अपने आप को किसी भी विचार से बांध कर नहीं रखता, वो अपने आप को किसी भी चीज़ से, किसी भी विचार से कुंद नहीं करता कि इससे ये विचार है मैं इसी पे रहूँगा, बल्कि वो उस विचार से आगे बढ़ता है, अनेक विचारों को समझता है, अलग अलग विचारों से सोचता है, अलग अलग तरीकों से सोचने की कोशिश करता है। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलेपन से तात्पर्य कि समस्या के समाधान के लिए विभिन्न ढंग और तरीकों को अपनाया जाना। एक सृजनशील बच्चा जो होता है, सृजनशील व्यक्ति जो होता है, वो कोई एक तरीका यूज नहीं करता अपनी समस्या के समाधान के लिए, बल्कि उसके दिमाग में आने वाले बहुत सारे अलग अलग तरीकों का भी वो यूज करता है, अलग अलग तरीकों का भी वो प्रयोग करता है। किसी एक तरीके पे वो नहीं अटकता कि चलो मैंने रूम में खोज ली, रूम में नहीं मिली मेरी किताब, तो चलो नहीं मिली, कहीं चली, कहीं गुम हो गई तो हो गई, वो ऐसे नहीं करता। बल्कि अगर उसको एक रूम में नहीं मिली तो वो दूसरे रूम में जाकर खोजता है, वो बाहर जाकर खोजता है, वो किसी और के रूम में जाकर देखता है, वो अपने दोस्तों से भी पूछेगा, वो क्लास में भी पूछेगा कि किसी के पास तो नहीं रह रही है। तो वैसे से कई कई जो तरीके हैं, अलग अलग तरीके जो है वो यूज करता है। तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, किसी एक तरीके से ना बन के अलग अलग डिफरेंट तरीकों का प्रयोग करना। और एक सृजनशील व्यक्ति क्या करता है? अलग अलग तरीके जो है प्रयोग करता है। और सृजनात्मकता का ये जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि इसमें अलग अलग तरीके से, या अलग अलग डिफरेंट जो तरीके होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, ना कि एक तरीके से बना जाता है। इसके अलावा तीसरा जो एस्पेक्ट है सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का, वो है ओरिजिनलिटी, मौलिकता। अब मौलिकता क्या है? किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो हम व्यक्ति कोई भी जो समस्या का समाधान सुझाता है, या कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाता है, तो उसमें मौलिकता होती है, अनोखापन होता है, वो पहले से किसी के साथ नहीं हुई होती। मान लीजिए आपने के साथ कोई दिक्कत आ गई है और आपने अपने तरीके से वो समाधान, उस समस्या का समाधान कर लिया है, तो आपके लिए मौलिक है, वो आपके लिए अनोखा है, क्योंकि
कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती। तो ये एक अनोखापन उसमें होना चाहिए, मौलिकता उसमें होनी चाहिए। कोई भी और मौलिकता ये होती है कि वो पहले से चली हुई नहीं होती, उसमें हम नयापन लेकर आते हैं, अनोखापन लेकर आते हैं। वो पहले से ट्रेडिशनल वे में नहीं चल रही होती, हमने उन्हें पहले ना कभी देखा होता है, ना कभी सुना होता है, ना कभी उनके बारे में हमने विचारा होता है, ना कभी उनके बारे में कभी बात की होती है। इसके अलावा इलेबोरेशन, उसका विस्तारण करना, विस्तृत करना, उसको विस्तारण मतलब विस्तृत करना, ठीक है। विचार को बढ़ा चढ़ाकर विस्तार करने की क्षमता को जो है इलेबोरेशन कहा जाता है। जब किसी भी चीज़ को लेकर हम बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं या किसी भी विचार को हम बहुत ही अलग अलग तरीके से बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो कहते हैं इलेबोरेट करना। अब फॉर एग्जांपल आपने कई छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, आपने बोल दिया, आप कुछ भी उनको दे देते और बोलते इसके ऊपर कुछ बोल के दिखा, या आपने कोई पिक्चर दे दी, फोटो दे दी और कहा कि इसके ऊपर कहानी बना, तो बच्चे क्या करते हैं, उस पिक्चर को देखकर या उस चीज़ को देखकर, उस ऑब्जेक्ट को देखकर अपने आप ही फ्लुएंटली बहुत कुछ बोलना शुरू कर देंगे, यहाँ पे ये, वहाँ पे वो। तो ये क्या है, उनका इलेबोरेशन किसी भी चीज़ को लेकर। तो कहने का मतलब ये कि सृजनात्मकता में इलेबोरेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहाँ पर चीज़ों को या किसी भी विषय को, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और उसके अर्थपूर्ण ढंग को सामने रखा जाता है। और जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, अर्थपूर्ण ढंग से रखते हैं, अर्थपूर्ण ढंग से उसका इंटरेक्शन करते हैं चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पर एक वो नई चीज़ों को जन्म देता है, नए नए विचारों को जन्म देता है। मैंने भी आपको छोटे बच्चों का जो एग्जाम्पल दिया, उसमें कभी भी आप ऑब्जर्वेशन करके देखना है, अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखना। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको कोई भी फोटो दे देना, उसके बारे में पूछना ये कौन है, क्या है, तो अपने आप ही उल्टे सीधे कुछ भी बातें बनानी शुरू कर देते हैं। और जब वो बातें बनाते हैं तो उनके अंदर एक नई नई चीज़ें, नए नए विचार उनके अंदर निकलते रहते हैं और वो और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो ये एस्पेक्ट्स हैं सृजनात्मकता के। इसके साथ ही सृजनात्मकता और सृजनात्मक चिंतन जो है, इसमें एक टीचर का जो रोल होता है वो क्या होता है। सृजनात्मक चिंतन में शिक्षक का रोल है कि हमें एज ए टीचर और एज ए शिक्षकों को जो है बच्चों को सिर्फ एक टीचिंग वे में नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि अलग अलग डिफरेंट मेथड हमें क्लासरूम में यूज़ करने चाहिए। लाइक प्ले वे मेथड हो सकता है, आप बच्चों को खेल के ज़रिए सिखा सकते हैं, बच्चों को पहेलियाँ भी दे सकते हैं, पजल्स दे सकते हैं, बच्चों को आप बाहर पार्क में घुमाने ले जा सकते हैं, बच्चों को आप आउटिंग या एक्सकर्जन टूर पर ले जा सकते हैं, या आप बच्चों से कोई रोल प्ले करा सकते हैं, स्टोरी प्ले करा सकते हैं, या बच्चों से वाद विवाद भी करवा सकते हैं, बच्चों को प्रश्न भी दे सकते हैं। तो ये जो सारी विधियां हैं, इस तरीके की जो विधियां हैं, वो क्लासरूम में आप बच्चों को देकर या बच्चों को इस तरह से विधियों का प्रयोग करके उनकी सृजनात्मकता को या सृजनात्मक चिंतन को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही टीचर्स को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न समाधानों, विचारों और किसी समस्या के समाधान में बच्चों की सहायता करनी चाहिए। अब जब बच्चे किसी चीज़ पर विचार करते हैं, बातचीत करते हैं, या आप कुछ भी सिखा रहे होते हैं, तो उसमें हम टीचर्स का रोल होता है कि कहीं पर भी कोई परेशानी आती है बच्चों को, या कोई प्रॉब्लम आती है, या वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को हेल्प करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए कि आपको इस तरीके से ये काम करना है, तब आपका ये चीज़ निकलेगी, या आप इसको इस तरीके से करो तब आपका समाधान निकलेगा। सपोज अगर बच्चे इंग्लिश का वर्ड नहीं, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं लिख पा रहे हैं और वो बार बार ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी उनसे गलत लिखे जाते हैं, तो टीचर का रोल क्या होता है कि बच्चों को समझाना कि आपको ऐसे 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 जो है लिखना होगा। उसके बाद टीचर जो प्रैक्टिस करवाते हैं, और उस प्रैक्टिस करवाने के बाद क्या होता है, डेफिनेटली बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टीचर्स का जो रोल होता है वो बच्चों को सहायता करना होता है, किसी विचार में मदद करना होता है, किसी समस्या में कोई बात आ रही होती है या कोई विचार बच्चों के सामने आ रहा होता है, तो उसके बारे में उनकी जो परेशानियां उनको दूर करना होता है। इसके साथ ही आधुनिक तकनीकों और मल्टीमीडिया का उपयोग करना भी जो है हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके आधुनिक तकनीक आप सब बच्चों को पता है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सबके पास स्मार्टफोन है, ऐप्स हैं, हम बच्चे व्हाट्सएप पर भी देखते हैं, गूगल पर भी देखते हैं। तो ये जो अगर इन वीडियोस भी देखते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, तो इन टेक्निक्स का यूज़ भी जो है हम बच्चों के
क्रिएटिव जो थिंकिंग है उसको डेवलप करने में इसका प्रयोग करा सकते हैं। और जब आप ये जब सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग में, अपने सीखने के दौरान, तो आप एक नए विचार जन्म लेते हैं, अलग अलग चीज़ें आप में विचारों का जन्म होता है, अलग अलग प्रश्न आप में उठते हैं। अब सपोज आपकी पहले कोविड के टाइम पर क्लासेस नहीं हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो लेकिन ऑनलाइन क्लास से पहले आप एक ट्रेडिशनल वे में आप क्लास ले रहे थे, ऑफलाइन क्लास ले रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लासेस में आया, तो आपको सिर्फ क्लासरूम में बैठना ही नहीं आपको आया, बल्कि आपने नए नए ऐप्स चलाने सीखे। आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है, वहाँ पर चैटिंग कैसे की जाती है, असाइनमेंट्स कैसे शेयर किए जाते हैं, फाइल्स कैसे बनाई जाती है, Q&A में आंसर कैसे डाले जाते हैं। तो ये सब क्या है, सीखना। तो आपने केवल एक तरीके से नहीं सीखा है, आपने मल्टीमीडिया का प्रयोग करके आपने ये सारी चीज़ें भी तो सीखी हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को आधुनिक तकनीकी और जो मल्टीमीडिया हमारा को लेकर भी हम बच्चों को का यूज़ करना हम सिखा सकते हैं, ताकि वो अपने सृजनात्मक चिंतन को डेवलप कर सकें। इसके साथ ही टीचर्स को अब यहाँ पर ये कहने कहा गया कि टीचर्स को भी अपनी जो ट्रेडिशनल सोच है, ट्रेडिशनल थिंकिंग है, रूढ़िवादी सोच है, उससे बाहर आना चाहिए। अब ट्रेडिशनल सोच का मतलब क्या है यहाँ पर? ट्रेडिशनल सोच वो होती है कि हम एक ही तरीके से बच्चों को जैसे हम स्कूल एनवायरनमेंट से हमने आप बहुत सारे बच्चों ने अनुभव भी किए होंगे, जिस स्कूल एनवायरनमेंट से आप निकल कर आए हो, वहाँ पर एक बंधा हुआ एनवायरनमेंट आपको मिला कि टीचर्स ने आपको आपने सवाल पूछा, डांट दिया, बिठा दिया, अवॉइड कर दिया आपके सवाल को। लेकिन इस सृजनात्मक चिंतन को अगर आप टीचर्स को बच्चों में बढ़ाना है, तो आप हम टीचर्स को कहीं ना कहीं इस तरह की जो रूढ़िवादी सोच है, इसको कहीं ना कहीं छोड़ना होगा। आप टीचर्स को फ्लेक्सिबल थिंकिंग पर जाना होगा, बच्चों को अधिक से अधिक फैसिलिटीज देनी होगी, बच्चों को अधिक से अधिक जो फ्रीडम देनी होगी कि वो आपसे बात कर सके, अपनी समस्याएं आपके सामने रख सके, अपने अपनी चीज़ों को आपसे शेयर कर सके, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको बता सके, आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है आपको कह सके। तो इस तरह से जो है एक विचार, एक जो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर्स के बीच, वो एक फ्लेक्सिबल बनना चाहिए, ना कि एक होल्डर होने, एक डिक्टेटर वाला होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि शिक्षकों को भी बच्चों के साथ जो है एक एज ए एक कहते कि दोस्त वाला जो व्यवहार है वो करना चाहिए, माता पिता वाला के साथ दोस्त वाला व्यवहार भी करना चाहिए, ताकि वो आपके साथ फ्रीली चीज़ों पर विचार कर सके, बातचीत कर सके, ताकि उनके सृजनात्मक जो चिंतन है उसको बढ़ावा मिले। इसके साथ ही आपका जो मूल्यांकन प्रक्रियाएं हैं, या जो आपको फीडबैक का जो इवैल्यूएशन जो प्रोसेस होता है, उसको केवल आपके कॉग्निटिव थिंकिंग बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक्सपेरिमेंशियल भी होना चाहिए। जैसे हम जो आपके एग्ज़ाम अभी चलते हैं, आप मान लीजिए आप एग्ज़ाम करके बहुत सारे तरीके हैं, एग्ज़ाम पेपर आप बहुत सारे देते हैं, तो उनमें जैसे आपको कोई सवाल दे दिया, आपने लिख दिया, तो वो क्या आपकी रोज लर्निंग हो जाती है एक तरह से। तो या फिर आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए, कोई सवाल देकर और नीचे 4-5 ऑप्शन दे दिए, और उन 4-5 ऑप्शंस में से आपसे कहा कि एक ऑप्शन पर आप टिक करिए, तो आपने वहाँ पे टिक कर दिया। तो ये क्या आपकी कॉग्निटिव इवैल्यूएशन, कि हमने आपकी उस रोट लर्निंग और कॉग्निटिव इवैल्यूएशन के बेस पर आपको इवैल्यूएट कर लिया कि इस बच्चे में इतनी एबिलिटी है। लेकिन नहीं, इसके साथ साथ हमें इवैल्यूएशन के और भी तरीके जो है टीचर्स को अपनाने चाहिए, जिससे बच्चों में सिर्फ कॉग्निटिव ही नहीं, बल्कि उनकी जो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग होती है, जो वो अपनी जो उनकी वर्क एबिलिटी होती है, उसको भी डेवलप कर सके। और इस डेवलपमेंट के या इस क्रिएटिविटी डेवलपमेंट के अनेक इवैल्यूएशन के तरीके हो सकते हैं। सपोज आपको कोई अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें दे दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि आप इसको ऐसे करिए, आप इस पर ये बताइए, या आप इस पर ये स्टोरी लिखिए। तो ये होते हैं तरीके मूल्यांकन के। तो हम इस तरह से भी बच्चों के इवैल्यूएट कर सकते हैं। केवल आपकी जो संज्ञानात्मक चीज़ें हैं उन पर मूल्यांकन ना करके, आपकी जो सृजनात्मकता है, आपकी जो वर्क स्किल है, उस पर भी आप बच्चों को इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। कि कई बच्चे जो होते हैं वो डांस में अच्छा करते हैं, तो बच्चों को डांस के बेस पर भी हम कह सकते हैं ये बच्चा अच्छा करता है। कोई बच्चे गाना अच्छा गा लेते हैं क्लास में, या वैसे भी, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा गाने में अच्छा है, तो हम उसकी जो गाने की जो एबिलिटी है हम उसको और डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉग्निटिव इवैल्यूएशन के साथ साथ हमें बच्चों की स्किल बेस्ड इवैल्यूएशन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही टीचर्स को अपने बच्चों के गुण और उसकी कमजोरियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जब तक टीचर को आप बच्चों की क्वालिटी नहीं पता होंगी, उनकी डिमेरिट्स नहीं पता होंगी, उनमें क्या क्या कमियां हैं वो नहीं पता होंगी,
तब तक जो है हम बच्चों को या टीचर्स जो है बच्चों को सही रास्ते पे नहीं ले जा सकते या उनमें सृजनशीलता नहीं विकसित कर सकते। और एक टीचर को बच्चों के साथ गुण और कमजोरियां कब पता होती हैं, जब टीचर जो है बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेव करते हैं, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें बच्चे आपसे आप बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हो और बच्चे जो है आपसे स्नेह से और आपसे आपकी सारी बातों को सुनते हैं, अपनी सारी बातें आपसे शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तब वहाँ पर पता चलती है टीचर्स को कि आप में क्या कमजोरियां हैं, आप में कहाँ पर क्या क्वालिटी है, आपकी क्या कमियां रह गई हैं किसी चीज़ को लेकर। तो इस तरह से टीचर्स को भी अपने बच्चों का या स्टूडेंट्स का गुण और उसकी कमजोरियां पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं विचारात्मक चिंतन यानी कि थिंकिंग, सीखना और विचारात्मक चिंतन। विचारात्मक चिंतन अन्य प्रकार के चिंतन से सॉरी क्लास